दोस्तों बात है साल 1960 की। एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन जिनका नाम फ्रीमैन डायसन था, वो दुनिया के सामने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट डायसन स्फीयर को पेश करते हैं। इस कॉन्सेप्ट में इंसान हमारे सूरज के आसपास एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिससे कि वो सूरज की पूरी ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल कर पाएगा। दोस्तों आज के समय में सूरज की रोशनी का सिर्फ 0.6% ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर ये कॉन्सेप्ट फ्यूचर में सक्सेसफुल होता है तो दोस्तों आज के समय में एक दिन में पूरी दुनिया जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करती है उससे भी 3000 गुना ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल इंसान कर पाएंगे। और ये बात तो आप भी जानते हो कि ऊर्जा इंसानों के लिए कितनी जरूरी है। और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे सूरज के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर ऑलरेडी एक डायसन स्फीयर मौजूद है, और हो सकता है कि वहाँ के आसपास के ग्रह में कहीं एलियंस भी वास करते हो। और सही मानो आपको आज की ये वीडियो बहुत नॉलेज देने वाली है। तो चलिए दोस्तों अभी सीधा वीडियो के मेन पार्ट पर आते हैं। दोस्तों डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट सुनने में जितना मजेदार है उसे असलियत में बनाना उतना ही मुश्किल। इस कॉन्सेप्ट में सूरज के आसपास सोलर पैनल या तो मिरर्स को आपस में जोड़कर एक कवर बना दिया जाएगा जिसकी मदद से सूरज की ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो पाएगा। अब ये आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अगर स्पेस में कोई एस्ट्रॉइड इससे टकरा जाता है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, क्योंकि सब आपस में कनेक्ट हैं। लेकिन दोस्तों डायसन स्फीयर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला डायसन स्वार्म होता है, दूसरा डायसन बबल होता है और तीसरा डायसन सेल होता है। और दोस्तों इसके अलावा भी इसका एक और टाइप भी है जिसे हम डायसन नेट के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इन सब के नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि किसमें कैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर नहीं पता लगा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है डायसन स्वार्म। इसमें एक समान गैप में सोलर पैनल्स या तो मिरर्स को सन के अराउंड में स्थित कर दिया जाएगा और हर पैनल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगा। इसका फायदा यही होगा कि अगर कोई पैनल खराब होता है तो दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इसके अंदर से वायरलेस तरीके से सारी ऊर्जा पृथ्वी पर लाई जाएगी। लेकिन आज तक एक भी ऐसा तरीका इंसानों के पास मौजूद नहीं है जिसमें कि इंसान इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस तरीके से ट्रांसफर कर सके। शायद आज निकोला टेस्ला जिंदा होते तो ये भी मुमकिन होता। खैर निकोला टेस्ला की कहानी मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। विश्वास मानो इनकी कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद आता है डायसन बबल। ये भी डायसन स्वार्म की तरह ही है, लेकिन डायसन स्वार्म में हर मिरर या पैनल एक समान दूरी पर स्थित होता है, लेकिन इसमें उनकी दूरी एक समान नहीं रहेगी। और ये एक ऐसे पार्टिकल से बनाया जाएगा जो कि सूरज की ऊर्जा को सह सके, क्योंकि अगर ये एक समान दूरी पर नहीं रहेगा तो अगर गलती से एक भी पैनल सन के करीब जाता है तो सन उसे अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने अंदर ले लेगा, और फिर उसका क्या होगा ये आप भी जानते हो। और फिर आता है दोस्तों डायसन सेल। सबसे आसान और सबसे बेहतरीन मॉडल है ये। इसमें सिर्फ मिरर या तो ऐसे मटेरियल का यूज होगा जो कि सूरज के किरणों को रिफ्लेक्ट करने में सक्षम हो। इससे होगा ये कि सभी मिरर एक ही जगह पर पॉइंट करेंगे और ऊर्जा ज्यादा बनेगी क्योंकि सभी किरणें एक ही जगह पर फोकस करेंगी। उसके बाद दोस्तों आता है डायसन नेट। इसके बारे में अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन जितनी भी है उसके मुताबिक एक बहुत ही पतली वायर को एक संभव दूरी पर सूरज के चारों तरफ लपेट दिया जाएगा, और वायर जितनी गर्म होगी उतनी ही ज्यादा ऊर्जा बनेगी। लेकिन फिर से वही दिक्कत आ जाती है कि आज तक ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं मिल पाया है जो कि इस कॉन्सेप्ट के लिए सही रहे। इन सभी कॉन्सेप्ट में डायसन स्वार्म एक ऐसी संरचना है जिससे साइंटिस्ट अभी बनाने की कोशिश में है। और दोस्तों अब चलिए मैं आपको सूरज के बारे में बता देता हूँ जहाँ पर ऑलरेडी डायसन स्वार्म मौजूद है, और ये और कोई नहीं खुद नासा के रिसर्चर्स मानते हैं। हमारी पृथ्वी से 1470 लाइट ईयर दूर, यानी कि अगर आप लाइट की स्पीड से जाओगे तो भी आपको 1470 साल लग जाएंगे इस सूरज पर जाने के लिए। इस सूरज का नाम KIC 846285 है और इसे टैबी स्टार के नाम से भी बुलाया जाता है, और मैं भी आगे इसे टैबी स्टार के नाम से ही बुलाऊंगा। साल 2009 में नासा ने अपने केपलर टेलीस्कोप को स्पेस में हमारी गैलेक्सी के बाहर के सभी सूरज का अध्ययन करने के लिए भेजा था, और साल 2015 में केपलर ने इसे ढूंढा। दोस्तों
दोस्तों अब अपना दिमाग थोड़ा एक्टिव कर लीजिए, क्योंकि अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे केपलर टेलीस्कोप अलग अलग स्टार्स को यानी कि सूरज को ढूंढता है। क्या ये बात आप जानते हो? अगर नहीं तो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर कोई सन है और उसके पास एक ना एक उसका ग्रह जरूर होगा, जैसे कि हमारा सूरज है और हमारे सूरज के पास खुद के 8 ग्रह हैं, ऐसे ही सभी सूरज के पास अपने कुछ ना कुछ ग्रह जरूर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सूरज हैं जिनके पास खुद के कोई ग्रह नहीं होते, और उनके बारे में मैं अगर बताऊं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों जब वो ग्रह अपने सूरज के सामने से गुजरता है तब उस सूरज की थोड़ी सी रोशनी कम होती है, और जब ऐसा ही बार बार होता है तब केपलर उसे स्टडी करता है और बताता है कि यहाँ पर एक सूरज है जिसके पास खुद के ग्रह भी हैं। दोस्तों जितना बड़ा ग्रह होगा उतनी ही ज्यादा सूरज की रोशनी कम होगी, और केपलर टेलीस्कोप उसी से अध्ययन करेगा। एक नियमित समय में कोई ग्रह अपने सूरज के सामने से गुजरता है। जो टेबी स्टार का सूरज है उसका साइज हमारे सन के बराबर का है। तो दोस्तों अगर हमारे सूरज के सामने से पृथ्वी गुजरती है तो हमारे सूरज की रोशनी में सिर्फ 6% की गिरावट आती है। और दोस्तों अगर जुपिटर, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, अगर वो हमारे सूरज के सामने से गुजरता है तो सिर्फ 11% की गिरावट हमारे सूरज की रोशनी में आएगी, और जुपिटर के अंदर हमारी पृथ्वी जैसे ही 1300 पृथ्वी समा सकती है। लेकिन दोस्तों टेबी सूरज की रोशनी में 22% की गिरावट दर्ज करी जाती है, यानी कि उसके सामने ऐसी एक चीज आ जाती है या ऐसी एक चीज मौजूद है जो कि हमारी पृथ्वी जैसे 3000 पृथ्वी को अपने अंदर समा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कोई ग्रह भी तो हो सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई ग्रह एक नियमित समय में ही अपने सूरज के सामने से गुजरता है, लेकिन टेबी स्टार के सामने से ये चीज कभी भी गुजर सकती है। कभी कभी तो एक हफ्ते में 2 से 3 बार ये गुजर जाती है। केपलर इसे दर्ज कर लेता है, लेकिन कभी कभी तो महीनों तक कोई भी गिरावट दर्ज नहीं करी जाती। और काफी लोग यहाँ तक भी सोच रहे होंगे कि एस्ट्रॉइड भी तो हो सकता है, लेकिन दोस्तों एस्ट्रॉइड भी अगर होता तो वो एक बार में एक चक्कर काटने के बाद सूरज से दूर चला जाता। लेकिन ये चीज ना ही अपने सूरज के दूर जा रही है और ना ही अपने सूरज के पास जा रही है, यानी कि ये कोई ऐसी चीज है जिसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया है, और वो चीज और कुछ नहीं डायसन स्वार्म है। अगर हमारे सूरज के अराउंड एक डायसन स्वार्म बना दिया जाए तो हमारे सूरज की रोशनी में 21% की गिरावट दर्ज करी जाएगी, जैसा उस टेबी नाम के सूरज के साथ हो रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है आखिर क्या है उस सूरज के पास, यानी कि जो उस सूरज के पास ग्रह है उसमें आखिरकार क्या हो सकता है? क्या कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन है जो कि वहां पर रह रही है, या और कोई रीजन है जिससे ये सब हो रहा है? आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों इस वीडियो की रिसर्च में बहुत समय लगा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर वीडियो बेकार लगे तो यार डिसलाइक भी कर देना। और अगर आपको सही में ही इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आपसे एक और बात बोलनी थी, वो ये थी कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे गूगल के पेज के आर्टिकल की लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करें और वहां पर जाके अगर आपको ऐसे ही आर्टिकल पढ़ना पसंद है तो आप वहां जाके उन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों ठीक है यार, यही थी आज की वीडियो। अब आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।